घटना चक्र के अंदर पेज नंबर 336 हमको क्वेश्चन नंबर 50 से देखना था सभी स्टूडेंट्स के लिए, एंड अभी उसको देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश पीएससी के हैं या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस के हैं, उसको हम स्किप करेंगे। कुछ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम स्किप करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ जाएगा, और कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसके अंदर भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है, तो इसको स्किप करेंगे। 53 भी स्किप करेंगे, 54 भी, 55, 56, 57। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर 55 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बनता है उसका क्या फंक्शन नहीं है। इसको हम बेसिकली अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि सो मोटो इंक्वायरी करता है जब भी कहीं पे वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का। सो मोटो का मतलब क्या होता है? स्वतः संज्ञान लेना, यानी खुद से ही किसी ने कंप्लेन नहीं करी है कमीशन के पास में, उसने कंप्लेन देखी, आइदर अखबार में देखी, मीडिया में देखी, या फिर किसी और तरीके से उन्हें पता चला कि ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो उन्होंने खुद से कंप्लेन दर्ज कर ली। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जो व्यक्ति विक्टिम होता है, वो एफआईआर लिखवाता है या फिर वो पिटीशन देता है कोर्ट में जाके, उसका वकील। लेकिन सो मोटो में क्या होता है, सो मोटो में किसी की पिटीशन लगने का इंतज़ार नहीं करती कोर्ट या फिर कमीशन। कोर्ट या कमीशन देखता है अच्छा इसके साथ गलत हुआ, और वो खुद से ही संज्ञान ले लेता है, मतलब खुद से ही बिना किसी अपील के उस केस को ले लेता है कि हाँ हम इससे डील करेंगे, तो उसे बोलते हैं सो मोटो। आई होप इट इज़ क्लियर। तो 55 का कह रहा है ऑप्शन ए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन खुद से संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी जेल को विजिट कर सकता है, हाँ कर सकता है। ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या आता है, अच्छे से कोई खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, ठीक तरीके से रह रहा है, उसे एज सच कोई मेंटल टॉर्चर तो नहीं हो रहा। और इवन प्रिजनर्स या फिर जो लोग सज़ा पा चुके होते हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो जेलों के अंदर विजिट किया जाता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, ताकि वो देख सके कि जेलों के अंदर जो कैदी रह रहे हैं वो सही स्थिति में रह रहे हैं या नहीं। तो हाँ, वो विजिट कर सकता है। तीसरा, रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्शन होता है किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको रिव्यू कर सकता है, बिल्कुल करेगा। चौथा, टू पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो उसकी सज़ा दे सकता है। नहीं, कमीशन सज़ा नहीं दे सकता। कमीशन सिर्फ इंक्वायरी कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, रिपोर्ट बना के सरकार को दे सकता है, कुछ गाइडलाइंस दे सकता है, कुछ एडवाइस दे सकता है, लेकिन सज़ा नहीं दे सकता। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। तो ऑप्शन डी है जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो स्टेट कमीशन होता है वो सबमिट कहाँ करता है अपनी रिपोर्ट को। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टेट कमीशन कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, अपॉइंट गवर्नर करते हैं। तो जो स्टेट कमीशंस होते हैं उसके अंदर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 57 वाला स्किप करेंगे, 58 वाला भी स्किप करेंगे। अब हम आ जाएंगे 61 पे। 61 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी बॉडी संवैधानिक बॉडी नहीं है। पहला, ह्यूमन राइट कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, फाइनेंस कमीशन एट द सेंटर। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन या ह्यूमन राइट कमेटी ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था 1993 के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993। सिमिलरली माइनॉरिटी कमीशन है, उसको भी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, शायद आई थिंक 1982 में बनाया गया है माइनॉरिटी कमीशन। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हम जान सकते हैं कि ये एक्ट के द्वारा बनाई हुई बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। 62 कह रहा है
इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, मतलब अदर 3 स्टेटस अलग है और इसमें से एक बॉडी अलग है। बैकवर्ड क्लास कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाकी जितने भी कमीशंस हैं वो संवैधानिक बॉडीज हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 63 को देखें तो पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सी बॉडी कब बनाई गई थी। इंटर स्टेट काउंसिल, यू नो इट, 1990 में बनी थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनाई गई थी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में सही बनाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1983। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमने कहाँ पढ़ी थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमने पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन को। 64 ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि पहले चेयरमैन कौन थे पहले लॉ कमीशन के भारत, एक आज़ाद भारत में। तो MC सेतलवाद करके एक जज थे जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पूछ रहा है कि क्वेश्चन कंसीडर्ड बाय द सवर्ण सिंह कमेटी वाज रिलेटेड टू। जो सवर्ण सिंह कमेटी थी, याद करो सवर्ण सिंह कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि सवर्ण सिंह कमेटी रिलेटेड थी जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान के अंदर, तो इन्हीं की रिकमेंडेशन थी। तो DPSP और फंडामेंटल राइट्स में से कौन ज़्यादा बड़ा है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। इनके रिकमेंडेशन के अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको कम तरजीह देनी चाहिए थी DPSP की तुलना के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 है और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको गोला कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको स्किप करने हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 भी करना है। इसमें पूछा गया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया? तो संथानम कमेटी है। 1964 के अंदर इसका क्वेश्चन मन में आता है कि संथानम कमेटी कब बनाई गई थी। संथानम कमेटी बनाई गई थी करप्शन को रोकने के लिए, और संथानम कमेटी ने बोला था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये काम होता है कि जो भी केंद्र में कर्मचारी काम कर रहे होते हैं केंद्र सरकार के अंदर, उनका विजिलेंस रखती है। विजिलेंस मतलब उनको देखती रहती है कि कहीं वो करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई सेंट्रल अधिकारी है और वो करप्शन कर रहा है तो आप CVC के अंदर शिकायत कर सकते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर शिकायत कर सकते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है? केंद्र यानी जो सेंटर है उसकी सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी होती है जो काम कर रही है उस पर निगरानी रखता है कि कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। और ये किस कमेटी ने बनाया था? संथानम कमेटी ने बनाया था। 1964 के अंदर रिकमेंडेशन हुई थी और उसी दिन, मतलब उसी दिन तो नहीं, महीने भर बाद बना दिया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेते हुए एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। वो कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनना चाहिए या फिर है संविधान के अंदर। तो संविधान के अंदर कोई आर्टिकल नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरीके से बनाया गया था और बाद में 2003 में आके इसको एक्ट के अंदर लेके आया गया है। हमें पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है। तो 1964 में CVC बनाई गई थी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरीके से। 2003 में इसका एक एक्ट बनाया गया था। तो 1964 से 2003 लगभग 39 ईयर्स लग गए एक्ट बनने के अंदर। उससे पहले एक ऐसी बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब हम देखते हैं 71 वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ईयर और जो बॉडी है वो मैच नहीं हो रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI 1963 में बनी थी, हाँ करेक्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना था, हाँ हमने अभी देखा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
1985 में नहीं, ये 1988 में आया था, करप्शन को रोकने वाला एक्ट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जो भी खासतौर पे न्यूज़ में है, वो सन 2000 में आई थी? नहीं, ईडी बहुत पहले से है, 1956 से है। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तब से ईडी काम कर रही है। अब 72 वाला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन याद है हम लोगों ने पढ़ा था जब हम बैकवर्ड क्लास कमीशन पढ़ रहे थे, यानी जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया गया था वो मंडल कमीशन है। और ये बनाया गया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के द्वारा 1979 के अंदर। और इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई थी 1980 के अंदर, एंड इसको क्रियान्वित यानी उसको लागू किया गया था 1993 के अंदर। तो बस ये पूछा जाएगा कि मंडल कमीशन किसके लिए था? ओबीसीज के लिए था। और किस प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था? मोरारजी देसाई ने बनाया था 1979 में। और किसने लागू किया था? 1993 में वीपी सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 73, ये मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है कब सबमिट हुई थी? तो 1980 में सबमिट हुई थी। और कब लागू हुई थी? 1993 में लागू हुई थी। 74 हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 75 इम्पोर्टेंट है, पूछ रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य में सेवा आयोग जो होता है वो किस आर्टिकल के अंदर पाया जाता है? तो आर्टिकल 315 से शुरुआत हो जाती है यूपीएससी एंड एसपीएससी की। अब 76 वाला क्वेश्चन कि इनमें से क्या चीज करेक्ट है यूपीएससी के बारे में? तो देख लेते हैं कि यूपीएससी के बारे में क्या चीज करेक्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये सुपरवाइज करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। नहीं, ये नहीं करता। इट हैज नथिंग टू डू विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है राज्य के सेवा आयोग से। और ऑल इट्स मेंबर आर टेकन फ्रॉम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से मेंबर्स नहीं चुने जाते यूपीएससी के। यूपीएससी के मेंबर्स इंडिपेंडेंटली चुने जाते हैं और ये गाइडलाइन नहीं सेंड करता है स्टेट पीएससी को। आगे देख लेते हैं 77 वाला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या चीज करेक्ट है यूपीएससी के बारे में? यूपीएससी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल है, स्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट्री ऑर्डिनेंस है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आर्टिकल 315 में दिया हुआ है इसके बारे में। अब आर्टिकल बोल रहा हूँ 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करती है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को या होम मिनिस्टर को? तो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। और प्रेसिडेंट फिर कहाँ सबमिट करते हैं? फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यानी पार्लियामेंट को सबमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, कहता है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। लेकिन किसके द्वारा बनाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और कब बनाया जा सकता है? जब सारी स्टेट्स एग्री करती हैं तब बनाया जा सकता है। और पार्लियामेंट एक लॉ लेके आता है जिस लॉ के बाद प्रेसिडेंट उसके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। तो याद रखना सारे के सारे स्टूडेंट जो भी आप सुन रहे हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हैं वो हाँ करें, सेंटर को बोलें, सेंटर एक लॉ लेके आएगा। लॉ लेके आने के बाद में एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। देन उसके बाद में प्रेसिडेंट उसके मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे और वो अपना काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। पूछ रहा है द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स इज अपॉइंटेड बाय। जो जेपीएससी का चेयरमैन होता है वो कौन अपॉइंट करता है? तो हमें पता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 82 वाला सेम क्वेश्चन है, सॉरी 82 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंट करते हैं गवर्नर। लेकिन अगर स्टेट सर्विस कमीशन के अंदर किसी का रेजिग्नेशन लेना है या किसी को रिमूव करना है तो वो रेजिग्नेशन या रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिक है।
अपॉइंट गवर्नर करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, लेकिन रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट लेते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस. क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है. 84 सेम क्वेश्चन. चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है. 85 वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि बताता है कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है उसका रिमूवल कैसे होगा और कौन करेगा? तो वो जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 317. शुरुआत होती है 315 से. यूपीएससी और एसपीएससी की रिमूवल का लिखा हुआ है 317 के अंदर 317. अब रिमूवल वाला प्रोसेस थोड़ा सा इसके अंदर डिफिकल्ट है, वो हम देख लेते हैं कैसे होता है. 86 वाला क्वेश्चन देखते हैं. अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव्ड बाय. किसी भी मेंबर है, किसका है? राज्य सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग. उसका मेंबर अगर हमको रिमूव करना है तो कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं रिमूव. कब? जब एक इंक्वायरी बैठे सुप्रीम कोर्ट की उस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट उस इंक्वायरी के रिजल्ट में बोले कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, मे बी ब्राइबली है, इमोरल बिहेवियर किया है, या फिर उसकी इनकैपेसिटी हो गई है. तो ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी. चाहे वो यूपीएससी का मेंबर हो, चाहे वो राज्य सेवा आयोग का मेंबर हो. होता क्या है कि पहले उसके खिलाफ शिकायत की जाती है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करती है. सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर पाया जाता है कि हाँ वो दोषी है तो फिर कौन रिमूव करेगा? दोनों जगह से, चाहे वो यूपीएससी चाहे वो एसपीएससी हो, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे. ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 87. इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स पार्लियामेंट डू नॉट प्ले एनी रोल. इनमें से कौन से वो ऑफिसर्स हैं जिसमें अगर वो उनको रिमूव किया जा रहा है तो उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट बिल्कुल रोल है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रोल है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बिल्कुल रोल नहीं है, सीएजी बिल्कुल रोल है. तो 3 ओनली आएगा, क्योंकि सीएजी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज एक ही तरीके से रिमूव किए जाते हैं. हमें पता है पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल लेके आया जाता है, तो उसके बाद में इंक्वायरी होती है, उसके बाद में वोटिंग होती है और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्राइटेरिया चाहिए होता है इसके लिए. 88. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट नहीं किया जाता. राज्य के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग को कब कंसल्ट या फिर उनकी एडवाइस कब नहीं ली जाती, वो पूछ रहा है. पहला, जब रिक्रूटमेंट, जब भर्ती हो रही होती है, बिल्कुल जब तो ली जाएगी. ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स इन द सिविल सर्विस, किस तरीके से सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट्स किए जाने हैं तो भी ली जाएगी, क्योंकि वही रिक्रूट कर रहे हैं. तीसरा, कि क्या किस तरीके से प्रमोशन हो जाएगा, किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, तो बिल्कुल तब भी उनकी ली जाएगी. या फिर ऑन द मेकिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह. जैसे आप लोग जब डीएम बनेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनेंगे, फिर वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, तब राज्य लोक सेवा आयोग की कंसल्टेशन नहीं ली जाती सरकार के द्वारा. लेकिन हाँ, आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेजना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और आपको फायर डिपार्टमेंट में भेजना है, तो लोक सेवा आयोग को कंसल्ट किया जाएगा. लेकिन एक ही सर्विसेज के अंदर सिर्फ जगह चेंज हो रही है, तो फिर लोक सेवा आयोग को या फिर राज्य लोक सेवा आयोग को कंसल्ट नहीं करती सरकार. 89 वाला क्वेश्चन देखते हैं. द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ. ऐसा कहने का मतलब है कि जो काम स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन करता है वही काम अगर हम यूपीएससी को दें तो यूपीएससी को हम किसकी परमिशन से वो वाला काम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा कौन करवा रहा है? लोक सेवा आयोग करवा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि इलाहाबाद के अंदर है. अब अगर यही परीक्षा हमको यूपीएससी को देनी है कि हम नहीं चाहते कि राज्य का लोक सेवा आयोग करवाए, हम चाहते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करवाए, यूपीएससी करवाए हमारे पेपर राज्यों के, तो हमको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट का
उसके बाद में प्रेसिडेंट कहेंगे यूपीएससी से कि यूपीएससी तुम जाओ उत्तर प्रदेश के जो लोकल एग्जाम्स हैं वो भी तुम करवा सकते हो। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 90 वाला कह रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्री करेंगे या फिर यूपीएससी एग्री करेगा कि वो राज्य के अंदर भी एग्जाम करवाए, जो राज्य को चाहिए उसका रिक्रूटमेंट करवाए। किसकी रिक्वेस्ट पे? गवर्नर की रिक्वेस्ट पे। लेकिन अप्रूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। और गवर्नर किसके कहने पे रिक्वेस्ट करेगा? चीफ मिनिस्टर के कहने पे, क्योंकि गवर्नर किसके कहने पे काम करता है? ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। 91 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो काम है उसमें वृद्धि की जा सकती है, उनको बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर यानी किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग एग्जाम करवाता है अलग अलग तरीके से। अब टीचिंग के एग्जाम भी करवाने हैं और हमारी सरकार चाहती है कि वो जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो टीचिंग के एग्जाम भी करवाए। अभी टीचिंग के एग्जाम राज्य लोक सेवा आयोग नहीं करवाता, वो कोई दूसरा आयोग करवाता है। जैसे हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी करवाती हो, गवर्नमेंट खुद करवाती हो। लेकिन गवर्नमेंट अब चाहती है कि राज्य लोक सेवा आयोग भी टीचिंग के एग्जाम करवाए। तो उसके लिए क्या कर सकती है? राज्य की सरकार एक एक्ट लाएगी और एक्ट में बताएगी कि हम ये काम और ज़्यादा दे रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग को, ताकि वो इसके भी एग्जाम्स करवा सके। तो यही पूछ रहा है कि अगर काम बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट की और ज़्यादा जिम्मेदारी देनी है, अलग अलग और फील्ड्स को देना है राज्य लोक सेवा आयोग को, तो कैसे दे सकते हैं? राज्य की सरकार अगर कोई एक्ट लेके आए या फिर कानून लेके आए। अब अगला क्वेश्चन है 92 वाला, जो कि पूछ रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है उत्तर प्रदेश का, उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी वो लोग अपने कर्मचारियों में, स्टाफ में सैलरी देते हैं, पेंशन आती है, जो भी ऑफिस का खर्चा होता है, वो कौन से फंड से लिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उनका खुद का जो फंड होता है, या कंटिजेंट फंड? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सिमिलरली पूछा जा सकता है कि जो यूपीएससी का खर्चा होता है वो किस पे आता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आता है। अगर हम अब आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है बहुत सारे, इसको छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं 99 एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को बताता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है? आर्टिकल 310 बताता है। आर्टिकल 310 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंदर ये बताया गया है कि जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है कि वो एडवोकेट जनरल को कब तक रखेगा, कितनी सैलरी देगा। सिमिलरली प्रेसिडेंट के प्लेजर पे चीफ मिनिस्टर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर काम करता है। गवर्नर के प्लेजर पे चीफ मिनिस्टर काम करता है। तो प्लेजर का मतलब ये होता है जब चाहे तब जिसके प्लेजर पे काम हो रहा होता है वो अपने प्लेजर को हटा सकता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एडवोकेट जनरल को या फिर सॉलिसिटर जनरल को या फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो राज्य के एडवोकेट जनरल को कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो उनके प्लेजर पे काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी पे काम कर रहे हैं। प्लेजर मतलब मर्जी। लेकिन चीफ मिनिस्टर को बोला जाता है कि चीफ मिनिस्टर वर्क्स अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, या फिर प्राइम मिनिस्टर वर्क्स अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को तुरंत नहीं हटा सकते प्रेसिडेंट या गवर्नर। कहा जाता है कि प्लेजर पे काम कर रहे हैं, लेकिन एकदम नहीं हटा सकते। एकदम किस किस लोगों को हटा सकते हैं मैंने तुमको बता दिया कि अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं प्रेसिडेंट, एडवोकेट जनरल को हटा सकते हैं गवर्नर। ये प्रॉपर प्लेजर वाली जॉब्स हैं। लेकिन हाँ, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी प्लेजर यूज किया जाता है। तो प्लेजर वर्ड का मेंशन कहाँ है? 310 में, आर्टिकल 310 में। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि पीसी होता कमेटी थी जो कि जिन्होंने रिफॉर्म्स बनाए थे या रिफॉर्म्स के लिए
एक तरीके से एडवाइजरी दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, तो कब बैठी थी? तो 2004 में बैठी थी। सिविल सर्विसेज डे कब आता है? तो अप्रैल 21 को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को हर साल। 21 अप्रैल 1947 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला जो बैच निकला था इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का, उनको संबोधित किया था। तो इस उपलक्ष्य के अंदर हम 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बोलते हैं। आई होप ये वाला चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।